इन्हीं 3 मोलर मास के मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूलाज को यूज करके आगे के क्वेश्चन भी करें। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पे ट्राई। तो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, जरा ये ट्राई करिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ गैस at STP first, which occupies, yeah, 30 grams of which contains 2 into 10 to the power 20 molecules. ठीक है। और second, 50 grams of which occupies 10 liters of volume. ठीक है, बस यही 2 पार्ट हैं इसके, ये ट्राई करो। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आप ट्राई करते रहो, 1-2 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्या, थोड़ा डिफरेंट है बस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किसी ने किया है सॉल्व? यस सर। ठीक है, कर लो, मैं 5 मिनट देता हूँ, पहले आप सब ट्राई सर करिए, फर्स्ट फिर का उसके फर्स्ट बाद हो गया। बताइएगा। ठीक है, करो, बाकी भी करो। 5 मिनट में आप लोगों को दे रहा हूँ, आप पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं आंसर्स बताता हूँ। देखो, आप देख लेते हैं कैसे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको मास दे रखा है 30 ग्राम, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 इंटू 10 टू द पावर 20। मास को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को
2 × 10⁻20 से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है मोलर मास। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लगाएंगे फर्स्ट एंड मास सेकंड। और नंबर वाला फॉर्मूला, ठीक है। मास अपॉन मोलर मास, नंबर अपॉन एवोगाड्रोस नंबर 6.022 × 10⁻23, ये मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपको मोलर मास निकालना, मास 30 ग्राम है, मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, नंबर आपको दे रखा है 2 × 10⁻20 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23, ठीक है। फिर कैसे निकलेगा, मोलर मास किसके बराबर, इसे कैंसिल कर देंगे 10⁻20 को, 10⁻23 से कैंसिल होगा तो नीचे 20 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा, आई मीन 10⁻3 बचेगा, और 2 से 6.022 कैंसिल होगा तो 3.011 बचेगा। ठीक है, तो मोलर मास इसके इक्वल आ जाएगा, मोलर मास विल बिकम इक्वल टू 30 × 3.011 × 10⁻3, दिस विल कम आउट टू बी 9.033, और डेसिमल इसका एक इसमें ले जाते हैं 10⁻4 कर देते हैं, ठीक है। या फिर और डेसिमल को शिफ्ट कर दो तो 90330 ग्राम पर मोल। सो दिस कम्स आउट टू बी अ वेरी बिग मॉलिक्यूल, ठीक है। यस सर, यही है। ये कोई इतना बड़े मोलर मास का कोई मॉलिक्यूल जो नहीं होगा वो प्रोबेबली कोई बड़ा सा प्रोटीन या पॉलीमर ही होगा। इतना बड़ा मॉलिक्यूल नॉर्मली कोई नहीं होता है जो आपने देखा, पॉलीमर होगा, कोई बड़ा सा प्लास्टिक का मॉलिक्यूल हो सकता है या कुछ, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या करना है, पार्ट 2 के अंदर आपको क्या क्या दे रखा है, 50 ग्राम मास दे रखा है, और ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 10 लीटर। मोलर मास निकालना है इसके, इसमें भी आपको, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास 50 है, मोलर मास आपको निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है 10 लीटर और 22.4 क्योंकि एसटीपी पे है, ठीक है। सर तो मोलर मास, 224 आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये 50 × 22.4 डिवाइडेड बाई 10 आ रहा है 224, 224 आ रहा है, ठीक है, ग्राम पर मोल। चेक कर लेना, बाकी लोग भी मैच कर लेना अगर कोई दिक्कत हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सर नहीं सर, 224 इंटू वो 5 नहीं किया तो सर शायद 1120 आएगा आंसर, इंटू 5 अच्छा, भी। 1120। यस सर। बाकी कोई भी कंफर्म कर दो अगर किसी ने किया तो। प्रिया समझ में आया? यस सर। अक्षत आपको भी आ गया, क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसके बाद अगला है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 20 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 20 ग्राम ऑफ सोडियम में अगर एटम निकालने हैं आपको, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मास दे रखा है 20 ग्राम, एटम्स निकालने, नंबर ऑफ एटम्स आप, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मास और मोलर मास वाला फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास और नंबर अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। क्योंकि मास दे रखा था, नंबर निकालना था। मास और मोलर मास कितना होता है सोडियम का, 23। याद है किसी को सोडियम का मोलर मास? 23, हाँ 23। तो मोलर मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम पर मोल। तो आपने ये रख दिया यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 23 इक्वल टू n 6.022 इंटू 10⁻23। तो सॉल्व अपने आप कर लेना, अभी मैं सर कैलकुलेशन इसको करवा ऐसे रहा हूँ। नहीं करेंगे जैसे आपने बताया था, 1 ग्राम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 1 ग्राम होता है किसी भी उसका, नहीं, तो 1 ग्राम नॉर्मली नहीं होता, 20 से सिक्स इंटू नहीं पॉइंट कर जीरो टू देंगे। टू इंटू नहीं 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 6.022 इंटू 10⁻23 1 ग्राम के इक्वल नहीं होता, मोलर मास के इक्वल होता है, जो भी उस चीज का मोलर मास है। तो इस केस में सोडियम है तो सोडियम का मोलर मास कितना होता है, 23 होता है ना, तो 23 ग्राम के बराबर होगा ये।
1 ओके ग्राम सर, के इक्वल कब होता है? ओके 1 सर, मोल के इक्वल होता है ये, 1 ग्राम के नहीं। ठीक है, तो और 1 मोल यस सर, किसके इक्वल होता है? 1 मोल होता है मोलर मास के इक्वल। तो टेक्निकली हम ये कह सकते हैं 6.022 × 10⁻23 किसी भी चीज के मोलर मास के इक्वल होता है। ठीक है, ओके सर, ओके सर, सेकंड पार्ट है। अब देखो सेकंड और थर्ड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो इसमें वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर। अच्छा, मैंने एसटीपी नहीं लिखा इसके अंदर, एसटीपी लिखा होना जरूरी है वैसे, एट एसटीपी, क्योंकि एसटीपी के बिना आप जो है वो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते। तो वॉल्यूम 2 लीटर है, और आपको इस बार भी नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। ठीक है, 2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। और तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वॉल्यूम अपॉन नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम अपॉन 22.4, नंबर यस सर, अपॉन 6.022 into the power 23। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा आपका? वॉल्यूम दे रखा है आपको कितना, 2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 एन अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो एन कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 11.2, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 11.2। सर मल्टीप्लाई में नहीं आएगा? यस यस सर, सर डिवाइड में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में ओके नहीं आएगा? सर, आगे। डिवाइड में आएगा ना। ठीक है, तो कितना किसी ने सॉल्व किया है अभी ये? सिक्स पॉइंट जीरो टू टू डिवाइडेड बाय 11.2। देखो क्लास के लिए कैलकुलेटर चाहो तो यूज कर लेना अगर कोई कर रहा है, लेकिन वैसे मत करना क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, मतलब एज इन आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी कभी। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन वाले फर्स्ट बुक जो है ना तुम्हारी पूरी की पूरी, वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ही है, और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी आएंगी कई बार। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, अब ये बताओ जरा, ये आंसर आ गया 0.573 इंटू 10⁻23। क्या ये सॉल्व हो गया? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, या और कुछ करने की जरूरत है अभी? सर ये शायद सिर्फ ओ का निकला है। ये निकला है O2 का। हमें देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे दे रखी है 2 लीटर्स ऑफ O2 गैस। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ एटम्स। तो O2 गैस तो मॉलिक्यूल है ना, एटम है ही नहीं। एक O2 गैस में कितने यस सर, एटम्स हैं? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल आंसर को कि नहीं? यस सर, तो 1 मॉलिक्यूल, तो ये जो बेसिकली निकले हैं ना, ये मॉलिक्यूल निकले हैं अभी, क्योंकि क्वेश्चन में मॉलिक्यूल दे रखा था मुझे, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 ये निकले हैं हमारे। आपको क्या निकालना है? आप लिखोगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 हैज 2 एटम्स। एक मॉलिक्यूल O2 में 2 एटम्स है ना, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? ये जो आपका आंसर आया है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 0.537 इंटू 10⁻23, ये मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर आएगा 1.075 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। रिया, ये बात समझ में आई क्या किया है मैंने यहाँ पे? Yes, sir. क्योंकि O2 का एक एटम मतलब 2 एटम थे ना उस मॉलिक्यूल में, इसलिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब सिमिलरली अगला क्वेश्चन भी है। अगले क्वेश्चन में दिया है 100 ग्राम्स ऑफ H2O। H2O इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल। 100 ग्राम्स ऑफ H2O में नंबर ऑफ एटम्स निकालने, तो इस बार मास दिया हुआ है आपको 100 ग्राम, और आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। और H2O है तो उसका मोलर मास कितना होगा? H2O का 18 होता है 18, ग्राम पर मोल में। 18। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूला लगा देंगे मास अपॉन मोलर मास
n upon Avogadro's number 6.022 into 10 to the power 23. तो ये मास आपको दे रखा है 100 ग्राम्स, मोलर मास 18 और n आपको कैलकुलेट करना है 6.022 into 10 to the power 23. अच्छा मैंने यार फिगर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। 100 ग्राम की जगह मैं 90 ग्राम ले रहा हूँ यहाँ, ताकि कैंसिल आसानी से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ मैं 90 ग्राम ले लेता हूँ। 18 5 से 90 जरा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, टाइम वेस्ट कम होगा थोड़ा। ठीक है, 5 आ गया यहाँ पे। तो नंबर ऑफ H2O कितने आए? नंबर ऑफ H2O आ गए 5 2 10, 5 2 10 11, 5 0 0 6 6 30 30.610 into 10 to the power 23. ये एटम्स आए हैं या मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आए हैं, कोई बता सकता है? एटम्स। एटम्स कैसे सब हैं? देखो आपने मॉलिक्यूल जब मॉलिक्यूल मोलर मास लिया था यहाँ पे, ये किस चीज का लिया है? एक एटम का, एटम्स का मोलर मास लिया है या मॉलिक्यूल ऑफ H2O का मोलर मास लिया है? अक्षत समझ में आई बात? आपने मॉलिक्यूल ऑफ H2O का मोलर मास लिया है ना यहाँ पर। जब मॉलिक्यूल ऑफ H2O का आप मोलर मास ले रहे हो तो फिर आंसर में भी जो निकल कर आएंगे वो तो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ही आएंगे ना। बात समझ सर में वहां आई? पे वो 30.110 आएगा। 30.110 आएगा। अच्छा हाँ राइट, सॉरी राइट, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, अब एटम्स कितने होंगे? एक H2O के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 3 3 एटम, वेरी गुड। तो वन मॉलिक्यूल of H2O has 3 atoms. ठीक है, therefore नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा आंसर आया है। आंसर क्या है? 3 इंटू 30.011 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3 अंदर 3 3 अंदर 3 0 90.033 इंटू 10 टू द पावर 23। लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए। तो इसको हम 9.0033 करेंगे और इसमें से इसे पावर को बढ़ा देंगे। 10 टू द पावर 23 की जगह हो जाएगी 10 टू द पावर 24। ये आए हैं अब एटम्स। समझ में आई बात? तीनों पार्ट क्लियर है आई होप। यस सर। प्रिया आपको क्लियर है तीनों पार्ट क्वेश्चन के? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर स्टीशियोमेट्री। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है वो है मॉलिक्यूलर स्टीशियोमेट्री। तो मॉलिक्यूलर स्टीशियोमेट्री में बेसिकली क्या स्टडी करते हैं हम कि वेरियस एटम्स जब एक दूसरे से रिएक्ट, वेरियस एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो दे डू सो इन मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शंस, स्टीशियोमेट्रिक प्रोपोर्शंस। यानी कि जैसे वाटर H2 और O2 जब कंबाइन करेगा वाटर बनाने के लिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगा वाटर बनाने के लिए, तो वो फिक्स्ड रेशियो के अंदर कंबाइन करेंगे। कैसे? चाहे वो मोल्स का फिक्स्ड रेशियो, पहले तो इसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, तो 2 और 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप मॉलिक्यूल्स का रेशियो देखो तो 2:1, इसका 2 मॉलिक्यूल, इसका 1 मॉलिक्यूल हमेशा। ठीक है, अगर आप मास के हिसाब से देखो तो इसका मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स है तो ये हो गया 4 ग्राम। ऑक्सीजन सर क्या H प्लस मोलर मास O2 नहीं होता है? होता 16। सर, H प्लस O2 नहीं होता। नहीं अभी तो नहीं, मैंने यही तो बताया था आपको कि फर्स्ट जो क्लास थी हमारी उसके अंदर बताया था ना कि कौन सी चीजें डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और कौन सी मोनोएटॉमिक में। तो हाइड्रोजन इज sir. समथिंग दैट एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, ऑक्सीजन आल्सो एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म। ठीक है, Okay, sir. तो हाइड्रोजन कभी H की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता। सही है, तो अगर मास के हिसाब से तुम देखो Yes, sir. इसका मास कितना होगा ऑक्सीजन का? एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32।
तो बेसिकली अगर 4 ग्राम और 32 ग्राम को आप कैंसिल कर दो तो 1:8 का रेशो आ गया, ठीक है। तो स्टीशियोमेट्रिक प्रोपोर्शन इसे कहते हैं कि स्टीशियोमेट्रिक प्रोपोर्शंस में कंबाइन करेंगे, ठीक है। और अगर ये एसटीपी पे हैं तो एसटीपी पे देखो जरा, इसमें 2 हैं और ये 1 है। अगर इस 2 को मैं 2 मोल मान लूं और इस 1 को मैं 1 मोल मान लूं तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो 2 मोल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 44.8 लीटर। 44.8। वॉल्यूम वॉल्यूम के हिसाब से भी ये स्टीशियोमेट्रिक प्रोपोर्शंस में कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन एटम्स और मॉलिक्यूल, सर स्टीशियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? स्टीशियोमेट्रिक मतलब होता है प्रोपोर्शंस, फिक्स्ड प्रोपोर्शंस, यानी जो इनके वैल्यूज होती हैं यहाँ पे, जैसे 1 लगा हुआ है, ये 2 लगा हुआ है, ये मतलब होता है स्टीशियोमेट्री का कि प्रोपोर्शंस क्या है एटम के कंबाइन करने के आपस में, ठीक है। ठीक है सर। रेशो क्या है? व्हेन एटम्स और मॉलिक्यूल्स रिएक्ट with each other, they do so in stoichiometric proportion. ठीक है, this can help us calculate the amount of a reactant required if we know the product, if we know the amount of product. And vice versa. मतलब अगर हमें रिएक्टेंट का अमाउंट पता है तो हम प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट का अमाउंट पता है तो हम रिएक्टेंट का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर हमको एक रिएक्टेंट का अमाउंट पता है तो हम दूसरे रिएक्टेंट का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो इफ वी नो the amount of one reactant, we can calculate the other. सर तो उसमें सेम एटम्स होने चाहिए, मतलब H और O की होनी चाहिए? नहीं नहीं, सेम नहीं, सेम क्या, अलग ही तो है। एच और ओ अलग एटम्स होने चाहिए, सेम कैसे होंगे? सेम होंगे तो फिर रिएक्शन का मतलब क्या है? मतलब मैं ऐसे करूंगा कि नहीं हाइड्रोजन और मतलब सर, हाइड्रोजन मतलब दूसरी रिएक्शन जो मतलब रिएक्टेंट्स होंगे उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रिएक्ट कर रहे होंगे? नहीं नहीं नहीं, कोई भी 2 एटम रिएक्ट कर रहे हो, मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, कोई भी 2 एटम रिएक्ट कर रहे हो, कोई से भी 2, तो एक का अमाउंट पता है तो दूसरे का पता लगा सकते हो। सिमिलरली अगर मुझे रिएक्टेंट का अमाउंट पता है तो मैं प्रोडक्ट का अमाउंट भी पता लगा सकता हूँ। अगर मुझे प्रोडक्ट का अमाउंट पता है तो मैं रिएक्टेंट का अमाउंट भी पता लगा सकता हूँ, उल्टा भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये होता है मॉलिक्यूलर स्टीशियोमेट्री। मैं करके दिखाता हूँ, क्वेश्चंस करेंगे तो इट विल बिकम मोर क्लियर। ओके सही बात समझ में? अब देखो, मॉलिक्यूलर स्टीशियोमेट्री के अंदर ना किसी भी चीज के अमाउंट को 3 तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। देयर आर 3 ways to represent the amount of something. So what are those 3 ways? मैं उसके लिए एक एग्जांपल रिएक्शन लिखता हूँ आपके सामने। एक रिएक्शन हो रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। ये रिएक्शन आप सबने पढ़ा है, हेबर्स प्रोसेस कहते हैं इसे, ठीक है।
इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना जरूरी है इसके लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ 2 लगाएंगे ये बैलेंस करने के लिए, और यहाँ 3 लगाएंगे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ 3 लगाएंगे। तो ये हो गया रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, अब इन तीनों के अमाउंट को 3 तरीका से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका, इनको मास की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सॉरी इनको मास की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मास की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है? 14। तो 2 नाइट्रोजन का मोलर मास क्या हो जाएगा? 28। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1। तो 6 हाइड्रोजन हो गया ना टोटल, 2 मॉलिक्यूल थे और उसके Yes, 2 sir. आइटम थे, उसके 3 मॉलिक्यूल थे, तो 6 हाइड्रोजन का मास हो गया 6 Yes. ग्राम। ठीक है, अमोनिया का मास कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? कि नाइट्रोजन का 14 + 3 हाइड्रोजन का, उसको ट्वाइस कर दो तो 34 ग्राम। तो आप ये ध्यान से देखो जरा, 28 में जब +6 करोगे तो 34 ही तो बनेगा। बन रहा है परफेक्ट रेशियो एकदम स्टिचोमेट्रिक। 28 ग्राम नाइट्रोजन sir. 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो 34 बनता है, बनना भी चाहिए। 28 और 6 ये परफेक्ट प्रोपोर्शंस है। ठीक है, उसके बाद इसको मोल्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म। तो नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे जो यहाँ पे स्टीशियोमेट्रिक प्रोपोर्शंस लिखे होते हैं, यहाँ जो नंबर लिखे होते हैं ना, these numbers are called what? These are called stoichiometric coefficients. इनको बोला जाता है stoichiometric coefficients। यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ था, यहाँ 1 है इसका मतलब। तो ये स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, ये नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होते हैं। हम इन्हें ले लेते हैं बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। तो यहाँ कुछ नहीं लगा नाइट्रोजन पे, तो हम इसे ले लेंगे 1 मोल। ठीक है, यहाँ 3 लगा है तो इसे हम ले लेंगे 3 मोल। यहाँ 2 लगा है तो हम इसे ले लेंगे 2 मोल। ठीक है, अब इसमें तुम ऐड मत करना। इसमें तुम अगर ऐड करोगे तो बहुत अजीब सी चीज हो जाएगी। तुम सोचोगे कि 1 मोल और 3 मोल को ऐड करके 2 मोल कैसे बन गया। ठीक है, क्योंकि मास को तो ऐड किया जाता है। आपने एक चीज पढ़ी थी 9th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद है ये? हाँ जी, Yes, sir. हार्दिक, अक्षत, याद है ये? Yes, sir. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था कि जब 2 चीजें कंबाइन करती हैं तो उनका टोटल मास सेम रहता है। प्रिया, पढ़ा था आपने भी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, Yes, sir. है ना? कि मास डिस्ट्रॉय नहीं होता, मास क्रिएट भी नहीं होता। तो मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स तो नहीं पढ़ा था ना। तो मोल्स में ऐसा नहीं होता कि अगर मैं किसी चीज के 2 + 2 मोल करूंगा तो आंसर 4 ही आएगा, क्योंकि मोल्स में मोलर मास पे भी डिपेंड करते हैं। तो हो सकता है बाद वाली चीज का मोलर मास इतना ज्यादा हो कि उससे डिवाइड करने से मोल्स कम हो जाए। सही है, तो इसलिए 1 और 3 मोल का मिला के मतलब ये नहीं है कि 4 मोल बनेंगे, कुछ भी बन सकते हैं। 4 मोल बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। दोनों तीनों चीजें पॉसिबल है। अब फिर नंबर ऑफ मोल्स के अलावा हम वॉल्यूम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। वॉल्यूम की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल से डिराइव किया जाता है। अच्छा, वॉल्यूम जो है ना, वो ऐसे भी नहीं, ये नहीं कि कैसे भी वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम एट एसटीपी ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम जो है वो एसटीपी पे ही कैलकुलेट किया जा सकता है। और ये तीनों चीजें गैसियस फॉर्म में होती हैं बाय द वे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, तीनों गैसेस होती हैं। तो इसके लिए पॉसिबल है, हर केस में वॉल्यूम पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, गैसेस होती हैं और एसटीपी पे एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो वॉल्यूम किसके हिसाब से निकाला जाता है? वॉल्यूम निकाला जाता है मोल्स के हिसाब से ही। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 1 मोल के नीचे 1 मोल का वॉल्यूम लिख दो, 22.4 लीटर। 2 मोल के नीचे 2 मोल का वॉल्यूम लिख दो। 2 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 44 पॉइंट, इसका 22.4 का डबल 44.8 लीटर। और 3 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका ट्रिपल यानी कि 67.2 लीटर। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी, प्रिया, क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? Yes. ठीक है, हार्दिक, अक्षर, आपको भी सर यहाँ समझ में पे आता है? हाइड्रोजन का 3 का करा है ना हमने। हाँ, हाइड्रोजन का 3 मोल का करा है। 3 मोल थे ना हाइड्रोजन के, देखो यहाँ यस सर। 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 22.4 से। ठीक है,
सब वॉल्यूम भी मतलब कंजर्व मतलब चेंज आ सकता है वॉल्यूम में भी। वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन